एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च ये बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम V2 रिटेल का फाइनेंशियल रिजल्ट समझेंगे। Q1 FY26 में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, कैसे नंबर्स हमें दिए हैं एंड इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस ऑलरेडी मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। सो गो एंड वॉच दैट। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। सो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या सोच रहे हैं, सो आप अपना रिसर्च खुद से करिए। सो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। सो थोड़ा सा मैं आपको एक बार इनका जो कंपनी का ओवरव्यू है वो दे देती हूँ। सो ये जो कंपनी है बेसिकली ये रिटेल के बिजनेस में है, यानी B2C के बिजनेस में है। एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एपरल है, यानी कपड़े हैं। ये कपड़े का बिजनेस करते हैं। विशाल मेगा मार्ट जो कंपनी है, अगर आपने कभी उनके कपड़े खरीदे होंगे, उनका जो आउटलेट है वैसे ही इनके आउटलेट्स। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो V2 रिटेल के फाउंडर है उन्होंने ही विशाल मेगा मार्ट को स्टार्ट किया था, बट ऑपरेशनल लॉसेस की वजह से सेल आउट कर दिया था। सो ये कुछ कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। एंड नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू द ऑपरेशनल कैपेसिटी, ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ दिस कंपनी। सो ये जो कंपनी है करंटली 27 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा के एरिया में ऑपरेट कर रही है। मतलब इनके जो स्टोर्स है वो 27 लाख स्क्वायर फीट के एरिया से ज़्यादा में प्रेजेंट है। एंड 240 से ज़्यादा इनके स्टोर्स अवेलेबल हैं। एंड 180 से ज़्यादा सिटीज़ में ये लोग इनका प्रेजेंस है। एंड लगभग 7,000 एम्प्लॉयज़ के साथ में कंपनी जो है काम कर रही है। एंड इनके एक जोनल वेयर हाउस है। जोनल वेयर हाउस इज बेसिकली लाइक कि एक बड़ा वेयर हाउस जहाँ से बाकी की छोटे छोटे वेयर हाउसेस को ऑपरेट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। सो एक जो है जोनल वेयर हाउस है एंड 8 जो है छोटे, जिनको ये लोग हब्स बोलते हैं। सो ये इनके छोटे हब्स हैं जो कि इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। अब इनका जो एक्सपेंशन है ये कैसे करेंगे आगे जा करके, और केपेक्स क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। FY26 मतलब इस करंट ईयर में इनका टारगेट है कि हम 100 से 120 स्टोर्स ओपन करें इस पर्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। और अगर ये साल अच्छा जाता है, हमारे रेवेन्यूज़ बूस्ट होते हैं, सो FY27 के लिए इनका टारगेट है लगभग 130 से 150 स्टोर्स। सो अभी मतलब आप मान के चलो FY27 तक नहीं करते भी 200 स्टोर्स ये और ऐड कर देंगे। एंड ये कहते हैं कि 70 to 75% ऑफ न्यू स्टोर्स इन विल बी ओपन इन 20 to 25% न्यू जोग्राफीज, यानी कि जो एरियाज अभी तक इन्होंने जहाँ पर ओपन नहीं किया है, मेजरली ये लोग थोड़ा सा यूपी, बिहार एंड झारखंड ऐसे एरियाज में इनके स्टोर्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। लगभग 38 to 39 to 25 ऐसे कुछ स्टोर्स इस रीजन में ज़्यादा हैं। सो नॉर्थ के साइड पर, थोड़ा वेस्टर्न के साइड पर, लाइक गुजरात में एक भी स्टोर नहीं है। सो ऐसे करके कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर इन्होंने एक भी स्टोर ओपन नहीं किया है। सो इन अपकमिंग नियर फ्यूचर जो भी स्टोर्स खोलेंगे वो थोड़ी नए जोग्राफीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, नए नए एरियाज़ में अपने स्टोर्स को खोलेंगे। सो इनका जो मेन गोल है वो है पैन इंडिया में अपना जो रिटेल बिजनेस है वो इस्टेब्लिश करना। मतलब आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर पैन इंडिया ये लोग फैल जाना चाहते हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। मतलब आपका जैसे अभी मेरा एग्जांपल ले लो ना, भले मैं इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानती हूँ, मैंने इनका स्टडी किया है, आई एम रिसर्चिंग, आई एम करंटली रिसर्चिंग मोर एंड मोर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पढ़ रही हूँ इस कंपनी के बारे में। बट एक्सपीरियंस की अगर बात करोगे, क्योंकि मेरे सिटी में नहीं है V2 रिटेल, सो एक एक्सपीरियंस के नाम पे मेरे पास में कुछ नहीं है कहने को, राइट। सो ये थोड़ी सी एक चीज़ मतलब अगर आज मेरी सिटी में स्टोर होता मैं खुद जाके विजिट करती, राइट। सो मेरे लिए अभी तक V2 कपड़े के मामले में मैंने उनका एक भी कपड़ा पहना नहीं है। एज अ कस्टमर मेरे पास उनके लिए कोई रिव्यू नहीं है। सो मैं चाहती हूँ मेरी सिटी में भी ओपन हो जाए एंड आई कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस। सो ऐसे मेरे जैसे और भी कई सारे कस्टमर्स हैं जो शायद ट्राई करना चाह रहे हैं, बट उन्हें मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके एरिया में है नहीं या उनकी सिटी में है नहीं। सो नए एरियाज़ में एक्सपैंड करना एक अच्छा स्टेप है बेसिकली।
ओके, सो ओमनी चैनल्स की फिर उन्होंने बात की है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चैनल्स पे अपना जो है प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। लाइक ऑफलाइन में ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेजेंस जो है क्रिएट कर चुके हैं, लगभग 200 स्टोर्स जो है, नो नो इट इज़ मोर देन 200, 240 से ज़्यादा जो स्टोर्स हैं वो ये ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। एंड ऑनलाइन में भी अभी अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, सो देयर इज़ बटन ओवर देयर जहाँ पर उनका ऑनलाइन स्टोर का पेज ओपन हो जाता है, बट इट इज़ करंटली अंडर प्रोसेसिंग, अभी वो बना नहीं है। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट उस पेज से अभी के लिए, बट आने वाले कुछ वक्त में, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के बारे में बात कर रही है, तो हमें उनका वो पेज भी विजिबल हो जाएगा। जैसे विशाल मेगा मार्ट का एक ऐप है, एंड होपफुली वैसा ऐप भी जो है कंपनी हमें दे जहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग ईजी हो जाए। सो भले अगर मेरे सिटी में खोलो ना खोलो स्टोर, ऑनलाइन ओपन हो जाएगा तो एटलीस्ट मैं एक्सपीरियंस कर लूँगी। सो ये मेरी एक विश है। एंड और इसके अलावा जो इनका एक्सपेंशन, एक और ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो वेयर हाउस में है। सो ये लोग अभी इनका करंटली नॉर्थ इंडिया में एक वेयर हाउस है, मतलब वेयर हाउस भी मैं छोटे मोटे वेयर हाउस की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स अ जोनल वेयर हाउस इसको बोलते हैं। लाइक इट्स अ वेरी वास्ट एरिया। सो अभी जो एक बड़ा वेयर हाउस है वो नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट है। सो अभी ये ईस्ट रीजन में एक और वेयर हाउस डालने की बात कर रहे हैं, ताकि और अच्छे से ऑपरेट हो सके। इनके जो 8 हब्स हैं, छोटे छोटे हब्स हैं, उनमें अच्छे से इन्वेंट्री स्टॉकअप हो सके एंड सप्लाई चेन्स डेफिनेटली एफिशिएंट हो सके। एंड केपिक्स की बात करें, नंबर्स में अगर देखें कितना इन्वेस्ट करेंगे, सो उसमें थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि एक स्टोर खोलने के लिए हमें जो केपिक्स करना पड़ता है दैट इज़ अराउंड 2.3 CR टू 2.5 CR। एंड इसमें से मतलब आप मान के चलो 2.5 CR एक स्टोर को डालने में इनका खर्चा जाता है। एंड उसमें से 2.5 CR में से लगभग 1.1 CR जो है सिर्फ केपेक्स होता है, मतलब उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उनके पास में इतना मनी है जो उनका जाता है। एंड फॉर इन्वेंट्री 1.3 CR जो है इन्वेंट्री के लिए उनको स्टॉकअप करना पड़ता है। 1.3 CR आउट ऑफ 2.5 CR उनको इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो ये इनका टोटल केपेक्स है एक स्टोर का। एंड क्योंकि ये लोग ऑलरेडी 120 130 स्टोर डालने की बात कर रहे हैं, 100 से लेके 120 125 तक की रेंज में डालने की बात कर रहे हैं, तो टोटल जो इन्होंने अपना अमाउंट दिया है दैट इज़ 300 CR। मतलब 300 CR जो है इनको रिक्वायर्ड है, ये इनका केपेक्स होगा इस साल का। एडिशनली जो मैंने बताया अभी ईस्ट रीजन में अपना एक और वेयर हाउस, जोनल वेयर हाउस डालने की बात कर रहे हैं। सो जोनल वेयर हाउस के लिए इनको 40 CR की रिक्वायरमेंट है। 40 CR का केपेक्स जो है वेयर हाउस में करेंगे। सो टोटल इनका हो जाएगा लगभग 340 से 350 CR इस साल का केपेक्स हो जाएगा। एंड जो ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए है वो तो है ही, मतलब वो तो इट्स लाइक उसके लिए कोई नंबर नहीं दिया, बट इट्स लाइक इन फ्रेगमेंट्स शायद वो खर्चा हो, इसलिए उसे इतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। फिर बहुत बड़ा करोड़ में जैसे 200-300 करोड़ का खर्चा है, शायद वो इतना बड़ा खर्चा नहीं है। एंड थोड़ा सा फिर उन्होंने फंड रेजिंग की बात की है। सो फंड रेजिंग में ये लोग 400 CR रेस करेंगे, और रेस करेंगे कैसे? QIP के थ्रू, विच इज़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब ये होता क्या है, जैसे कि हम लोग इक्विटी डाइल्यूट करके शेयर्स के थ्रू जैसे ये लोग रेस करते हैं, सेकंड इज डेट। सो ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप सिंपली म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनके थ्रू, मतलब बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो आपको पैसा देते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी। सो ये कुछ एक तरीका होता है, मतलब एक बड़े इंस्टीट्यूशनल्स ही इसमें हिस्सा लेते हैं। और ये इन फंड्स को यूज़ कैसे करेंगे, तो मेजरली इन्होंने 4 चीज़ों की बात की है। पहला है लोन्स रीपे करने के लिए, सेकंड है 100+ जो इनका टारगेट है 100 से ज़्यादा स्टोर्स खोलने के लिए, सो ये उसमें इन्वेस्ट करेंगे। एंड वेयर हाउस बनाने के लिए और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए। आजकल जो फैशन टेक्नोलॉजी है, फैशन इंडस्ट्री है, उसमें टेक्नोलॉजी में भी बहुत बूस्ट आया है। मतलब एक बार मैंने निफ्ट विजिट किया था,
देखो एप्पल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मतलब हाँ कपड़े का पूरा पूरा पता है, हाँ ये फैशन ट्रेंड चल रहा है, ये है वो है, बट इज़ लाइक कि उसका प्रोसेस जो है उसके बारे में मुझे इतना कुछ भी नहीं पता है। सो जो मैंने निफ्ट विज़िट किया था, सो वहाँ पर बहुत एडवांस मशीनरीज थी एंड आई वॉज अमेज्ड कि ये सब कुछ भी होता है क्या, मतलब मुझे इतना कुछ नहीं आइडिया था। आई जस्ट थॉट कि कुछ मशीन्स होती होंगी छोटी मोटी, बाकी सारा काम मैनुअल होता है, बट नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत सारा काम जो है मशीन्स पे होता है। सो टेक्नोलॉजी इज़ वन थिंग, लाइक वन चैनल ऑफ देयर इन्वेस्टिंग। सो अब मैं आपको थोड़ा सा इनके जो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में जो डेटा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी एक बार उसमें आ जाएगी, देन हम लोग जो एक्सपेक्टेड हमारा रेवेन्यू है फॉर नेक्स्ट क्वार्टर्स एंड ईयर एंडिंग, वो हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। वो जो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में इन्होंने डेटा दिया है, थोड़ा सा उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे। सो रेवेन्यू सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। सो रेवेन्यू जो इन्होंने इस बार किया है Q1 FY26 में, दैट इज 632 CR, और पिछले YOY में मैं इसको कंपेयर करूँगी पूरा का पूरा। सो Q1 FY25 में पिछले साल इन्होंने किया था 415 CR। सो यहाँ पर 52% का जो है YOY ग्रोथ देखने को मिला है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट की अगर बात करें, सो इस बार इन्होंने किया है 186 CR एंड लास्ट ईयर इट वाज 119 CR, एंड इसमें हमको 55% का जो है ग्रोथ देखने को मिला है। एबिडा में 57% का ग्रोथ है। इस साल इन्होंने किया है 87 CR एंड लास्ट ईयर इट वाज 55 CR। सो यहाँ पे 57% का ग्रोथ है। और पैट की अगर हम बात करें, सो पैट में इस बार इन्होंने किया है 24 CR एंड लास्ट ईयर इट वाज 16 CR। सो यहाँ पे 51% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप सारा ले लो तो एक 50% ग्रोथ जो है हम देख सकते हैं। हर चीज़ में ऑलमोस्ट 50% से ग्रोथ कर गया है। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट और पैट का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा इनकी ऑपरेशनल पैरामीटर्स जो इन्होंने बताए हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री वगैरह का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो थोड़ा सा क्योंकि इन्वेंट्री वगैरह की बात अब मैं इस बार इसी में कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी एक बार। इन्वेंट्री इज़ बेसिकली कि आपका स्टॉक कितना है। आज अगर आप कोई भी शॉप बना रहे हैं, कोई भी शॉप डाल रहे हैं, सो आपको उसमें सामान कितना रखना पड़ रहा है, बेचने वाला जो सामान है हमारा, उस स्टॉक आपका कितना है। एंड यहाँ पर इन्होंने डेज की बात की है। सो FY24 में इनके इन्वेंट्री डेज थे 131, FY25 में इनके इन्वेंट्री डेज हुए 108 एंड अभी Q1 FY26 में इनके इन्वेंट्री डेज हैं 93। सो इन्वेंट्री डेज आर बेसिकली कि कितने दिन तक आपका जो स्टॉक है, जो एक पर्टिकुलर पीस की अगर आप बात ले लो, एक मान लो यही जो पीस है वो वहाँ पर पड़ा है, तो उनकी शॉप में, आउटलेट में वो कितने दिन तक वहाँ रह रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री डेज। सो अभी इनका जो एक पीस, देखो ये एवरेज है, बट एक पीस का इन्होंने बताया है कि हाँ एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है 93 डेज तक हमारे स्टोर में मौजूद रहता है बिफोर इट गेट सेल। एंड फिर उन्होंने बात की है कि नेट वर्किंग कैपिटल। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली कि क्योंकि आपने वो खरीद लिया है, ये तो मैंने खरीद लिया, ये मेरी दुकान में भी पड़ा है, अब जब तक ये बिकेगा नहीं तब तक मेरा इसका जो पैसा है, जो भी है, इसका जो प्राइस है 300 400 500 जो कुछ भी है, सो वो तब तक मुझे वापस मिलेगा नहीं विद माई प्रॉफिट। सो ये होता है नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब कितने दिनों तक मेरा पैसा जो है इस पर्टिकुलर आइटम में या जो आपका स्टॉक है, जो आपको बेचना है, उसमें लॉक हो गया है। सो अभी यहाँ पर पहले FY24 में था 71, FY25 में हुआ 37
एंड Q1 FY26 में हुआ 34। सो अब आप बोलोगे कि इन्वेंट्री डेज तो आप बोल रहे हो कि इतने 93 डेज जो अभी करंटली है, करंट की बात करेंगे, सो 93 डेज के लिए ये पड़ा रह रहा है मेरे शेल्फ्स में, दुकान की शेल्फ्स में, बट आप बता रहे हो कि पैसा सिर्फ 34 डेज के लिए लॉक हुआ है। सो इसके पीछे जो इन्होंने बताया है वो है क्रेडिटर्स। यहाँ पे आते हैं बीच में सप्लायर्स की कहानी आती है। सो इट इज़ लाइक कि आज मैंने ये मेरे सप्लायर से ख़रीद लिया है, इसको मैंने अपनी दुकान में भी रख लिया है, बट ये मेरी दुकान में टोटल जो है ना, टोटल रह रहा है 93 डेज़ के लिए, ठीक है, जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको इन्वेंट्री डेज, सो वो अभी ध्यान में रखना। सो 93 डेज़ के लिए जो है ये मेरा पर्टिकुलर पीस जो है दुकान में रह रहा है, दिस इज़ टोटल, ठीक है। और इसकी जो लेकिन जो पैसा लॉक हुआ है मेरा वो सिर्फ और सिर्फ 34 डेज़ के लिए ही हुआ है, मतलब 34-35 डेज़ के लिए ही हुआ है। इसमें कहानी है सारी की सारी उधार की, मतलब कि जो 60 डेज़ बीच में बच रहे हैं वो मेरा उधार का पैसा है। मतलब सप्लायर ने मुझे बोला कि इट्स ओके, आप मुझे आज मुझसे ले जाओ, आप 60 डेज़ बाद में मुझे इसका पेमेंट कर देना। 60 डेज़ बाद में मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, लेकिन क्योंकि मेरा ये आइटम बिका 93rd डे पे है, अगर राउंड ऑफ लेना 90th डे ले लो, मतलब 90th डे पे मेरा बिका है, तो बीच के जो 30 दिन हैं वो मेरा एक्चुअल पैसा जो है लॉक हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन्वेंट्री, नेट वर्किंग कैपिटल और क्रेडिटर्स के बीच में। सो इनका जो क्रेडिटर डे सेल्स जो इन्होंने बताया है, सो पहले FY24 में इट वॉज 61, पहले ये लोग का 61 डेज़ के लिए लोग क्रेडिट लेते थे सप्लायर से, देन 72 हुआ ये नंबर FY25 में, एंड करंटली Q1 FY26 में नंबर जो है 59 हो गया है, इट इज़ अराउंड 60। सो देखो, अगर आप 93 में से 59 माइनस करोगे, योर आंसर विल बी 34, राइट। सो 34 डेज़ के लिए मेरा पैसा लॉक हुआ है, बीच के 59 डेज़ जो है मेरा क्रेडिट रहा है, मेरा उधार पे पैसा था, मैंने 60 डेज़ बाद में ख़रीदने के उसको सप्लायर को पैसा दिया है, एंड 93 डेज़ के लिए टोटल जो है ये पर्टिकुलर पीस मेरी दुकान में रह रहा है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर उन्होंने अपना ROE शेयर किया है। सो ROE में अच्छा ग्रोथ हमको देखने मिला है, मतलब ईयर ऑन ईयर में तो इतना नहीं है, बट 24 से अगर कंपेयर करें तो अच्छा है। 24 में इट वॉज 10%, देन FY25 में हुआ 23%, एंड Q1 FY26 में इट इज़ 27%, विच इज़ अच्छा है, मतलब हेल्दी रिटर्न हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। देन कुछ और इन्होंने अपने डेटास को शेयर किया है। सबसे पहला है सेल्स पर स्क्वायर फिट। एक पर स्क्वायर फिट एरिया में, मतलब इनका जो 27 लाख का एरिया उसका उसी के रिगार्डिंग है ये, मतलब एक पर स्क्वायर फिट में इनकी जो सेल्स हो रही है पर मंथ, उसका डेटा मैं आपको शेयर करती हूँ। सो FY24 में इट वॉज 853 रुपीज़, एंड FY25 में इट हैज़ बिकम 117 rupees. Then Q1 FY25 में it was 1061 rupees, and Q1 FY26 में it is 960 rupees. So थोड़ा सा डाउन गया है, बट दैट इज़ फाइन, कोई बड़े नंबर से डाउन नहीं गया, इट्स जस्ट 100 rupees. एंड SSG थोड़ा सा निराश कर देगा, मैं आपको बताती हूँ। सो FY24 में इनका SSG था 31%। SSG ऑलरेडी हम जो साइज सेल्स वाला वीडियो था मैंने उसमें बता दिया था, इट इज़ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब आपका जो आपने इतने सारे स्टोर्स डाल दिए हैं, सो उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है, सो बेसिकली ये एक नंबर होता है। सो साल दर साल का इन्होंने डिस्प्ले किया है, एंड FY24 में इट वॉज 31%, देन थोड़ा डाउन हुआ FY25 में, इट बिकेम 29%, देन Q1 FY25 में इट अगेन बिकेम लाइक ऑन हायर साइड 37%, एंड अभी ये हो गया है 5%, थोड़ा कम है। इसका रीज़न शायद हमें कॉन वाले वीडियो में जानने को मिलेगा। सो ये थोड़ा सा कम हो गया है, एंड देन इन्होंने एवरेज बिल वैल्यू बताया है। एक अगर मैं आज उनके खरीदारी करने जा रही हूँ उनके स्टोर में, सो एक मेरा एवरेज बिल एक कस्टमर का कितना बनता है, बेसिकली ये है। सो FY24 में इट वॉज 797, एंड FY25 में इट बिकेम 859, एंड Q1 FY25 का डेटा इन्होंने बताया 824, एंड देन Q1 FY26 में इट बिकेम 901। सो अभी तक का ये हाईएस्ट है,
लाइक आज उनके स्टोर में कोई जाता है तो एक 900 ले लो, 901 भी नहीं लेना, तो 900 इज़ द एवरेज बिल वैल्यू। ओके, सो इन्होंने अपना सेलिंग प्राइस भी देन बताया है। सो एवरेज सेलिंग प्राइस इन FY24 वॉज 263, देन FY25 में इट बिकेम 297, then Q1 FY25 में it became 260 and Q1 FY26 में it became 303 rupees. So यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ तो है। then ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। सो देन इन्होंने अपना कुछ रेवेन्यू मिक्स भी शेयर किया है, सो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो रेवेन्यू मिक्स में कुछ ज़्यादातर है नहीं, मतलब अगर मैं आपको एक मोटा मोटा बताऊँ तो इनका जो मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ कपड़े बेचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे विशाल मेगा मार्ट में यू विल गेट एवरीथिंग, लाइक आपको ग्रॉसरी भी मिलेगा, आपको गारमेंट्स भी मिलेंगे, आपको सब मिलेगा, टॉयज़ वगैरह एवरीथिंग। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं और थोड़ा सा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में इज़ लाइक कि छोटे मोटे लाइक परफ्यूम्स, डियोज एंड लाइक सनग्लासेस, वॉलेट्स, पर्स एंड ऑल काइंड ऑफ दैट थिंग। मतलब थोड़ा सा आप बाकी की जो चीज़ें हैं बॉडी पे वेयर करते हैं अदर देन क्लोथ्स मान लो। सो इनका मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ, सो इनका 40% जो है मेंस वेयर है, मेंस वेयर से इनका 40% रेवेन्यू आता है एंड 27% इज़ लेडीज़, लाइक विमेन वाला सेक्शन है। देन 25% इज़ फॉर किड्स, बच्चों का इन्फेंट वेयर, बच्चों के जितना भी कुछ है, एंड जस्ट 8 to 10% आता है इनका लाइफस्टाइल से, जो मैंने सनग्लासेस, हैंड बैग्स और ये सब की बात की। सो ये वो है। सो और ये हर साल का लगभग सेम ही है, इसमें कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला है कि एक सेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। लाइक मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मेंस वेयर में 40, 37, 37, 37, 40, लाइक मैं 21 से आपको बता रही हूँ। सो 21 से 40, 37, 37, 37, 40 गया है। फीमेल में 25, 25, 25, 26, 27 हुआ है एंड फॉर किड्स 29, 27, 27, 26, 25 गया है एंड फॉर लाइफस्टाइल ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ बीच में, फिर अभी वापस लो गया 7, 12, 12, 12 एंड 8। सो नो मेजर डिफरेंस बेसिकली। एंड सो अब हम नेक्स्ट इनकी थोड़ी सी रिटेल फुटप्रिंट इन्होंने बताए हैं, वो बात कर लेते हैं। सो इन्होंने ये बताया है कि हमने आज तक 216 स्टोर्स ओपन कर दिए हैं टिल Q1 FY26 तक। Q1 FY26 के एंड में और नए जो ओपन किए हैं दैट आर 28 एंड जो क्लोज किया है आज तक वो है 1। सो ठीक है, मतलब आपने एक ही क्लोज किया आज तक, बाकी आपका अगर आप देखो तो पूरा 250 तक जा रहा है ये नंबर। एंड इनके जो सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं दैट आर फ्रॉम बिहार एंड उड़ीसा, it has 28 stores and उत्तर प्रदेश 38 stores। सो अब देख रहे हो मतलब, और झारखंड 17 stores। सो मेजरली इनका जो है यू नो लाइक एक जो रेंज बनती है अपनी झारखंड उड़ीसा ये सब लाइन में ही है। सो इस रीजन में सबसे ज़्यादा जो इनके स्टोर्स मौजूद है, बाकी सब में 1, 2, 10, 12, 15, 7, 8 इतना ही है। सो ये कुछ नंबर्स हैं एंड गुजरात में एक भी नहीं है, केरला में भी एक भी नहीं है एंड तमिलनाडु में भी एक भी नहीं है। सो कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अनटच्ड हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। थोड़ा सा अगर मैं आपको ग्रोथ परसेंटेज बता दूँ, सो रेवेन्यू ग्रोथ की सबसे पहले जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मुझे नहीं पता मेरे फ़ोन को बीच में चलते चलते क्या हो जाता है। सो ओके, एंड ग्रोथ परसेंट अगर मैं आपको रेवेन्यू के फॉर्म में बताऊँ, रेवेन्यू के फॉर्म में जो आपका ग्रोथ हुआ है, सो Q1 सॉरी
FY21 में it was -23%, then 22 में it became 16%, 23 में it became 33%, 24 में it became 38%, और अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करो so 25 में it has become 61%, लाइक यहाँ पे एक अच्छा लेवल देखने को मिलता है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें so 21 में 30%, 22 में 32, 23 में 31%, 24 में 29%, एंड अगेन 25 में इट इज सेम 29%, सो 24 25 ऑलमोस्ट सेम। एबिटा मार्जिन्स भी लगभग फ्लैट है, थोड़ा सा ग्रोथ है, एक स्टेडी ग्रोथ हम कह सकते हैं। सो 21 में इट वाज 9%, 22 में 10%, 23 में 10%, 24 में 12% एंड 25 में 13%। एंड मैं आपको इसमें पैट मार्जिन्स बताऊं, सो पैट मार्जिन्स पहले नेगेटिव थे, अभी पॉजिटिव हो गए हैं। सो 21 में -2%, 22 में -1%, 23 में -1% अगेन, एंड 24 में 2.4% एंड 25 में 3.8%। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव ग्रोथ जो है आया है इन पैट। सो आई हैव शेयर्ड यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन इन्होंने जो दिया है। आई एम जस्ट चेकिंग आउट कि मैं कुछ मिस ना कर दूँ। ओके, सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो अब हम चलेंगे इनका थोड़ा सा फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपकमिंग ईयर एंडिंग के लिए कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी कैलकुलेशंस है, ये मैंने थोड़ा डेटा को देख के अज्यूम किया है। सो आप अपना कैलकुलेशन खुद करना, मेरे कैलकुलेशन का एज अ बेस समझ लेना या फिर एक एज अ हेल्पिंग एलिमेंट समझ लेना, बट आप अपना कैलकुलेशन खुद से एक बार ज़रूर करना। भले आपने इस वीडियो को देख लिया नहीं देख लिया, लेकिन आपको एक बार अपना कैलकुलेशन करना है। सो फॉर एक बार मैं आपको रेवेन्यूज़ रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार फ्रेश आपको याद आ जाए। सो Q1 FY26 में इन्होंने रेवेन्यू किया है 632 CR का, एंड इसमें से आपका प्रॉफिट जो है वो है 186 CR, एंड Q1 FY25 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 415 CR, और उसमें से जो प्रॉफिट इन्होंने सिक्योर किया है दैट इज़ 119 CR। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो ईयर का ग्रोथ है YOY तो हमने देख ही लिया है, लगभग 50% के करीब है। एंड Q ऑन Q अगर आप बात करेंगे तो लगभग 26% का ग्रोथ है। एंड फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि 26% का ग्रोथ ऑलरेडी इन्होंने Q ऑन Q पे दिया है, सो इस बार डेफिनेटली हम 26% से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे। सो अगर ये लोग 30% तक जाते हैं सो हमें 822 CR तक का जो है आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी इस वाले जो क्वार्टर में है फेस्टिव सीजन्स भी आ जाएंगे, दिसंबर जनवरी तक आपके फेस्टिव सीजन चलेंगे। सो डेफिनेटली बूस्ट होना एक मतलब हम कह सकते हैं आशा है ऐसा बूस्ट होने की इनके रेवेन्यूज़। एंड अगर 35% तक ग्रो करते हैं सो योर रेवेन्यू कैन बिकम 854 CR। सो यहाँ पर लगभग 200-250 करोड़ का जो है बूस्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये लोग 30 से 35% तक का ग्रोथ करते हैं सो आपका रेवेन्यू जो है मैं अगेन बता देती हूँ 820 से लगाकर 850 CR तक का कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। आप जो कर रहे हो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करके ज़रूर बताना। एंड फॉर ईयर एंडिंग इसमें छोटी सी चीज़ है, मतलब मैं आपको पहले ईयर एंडिंग का प्रॉफिट बता देती हूँ। सो ईयर एंडिंग में 1891 CR का इन्होंने प्रॉफिट किया था जो अभी ईयर एंड हुआ है उसमें। सो यहाँ पर जो ग्रोथ थी वो 60 to 61% था, बट कंपनी ने ये भी बताया है इन देयर कॉन कॉल कि हम लोग 50% तक का जो है टारगेट करें। इन्होंने कोई नंबर का गाइडेंस नहीं दिया था, बट दे हैव स्टेटेड दैट कि हम 50% का जो ग्रोथ है टारगेट करेंगे। सो इट इज़ अगेन कंजर्वेटिव समवेयर। सो कॉल वाले वीडियो में और मैं डिटेल में बताऊंगी, बट एक छोटा एक रफ आइडिया क्योंकि यहाँ पर भी शेयर करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो 50% का अगर हम ले लें तो द रेवेन्यू कैन बिकम
2836 CR, एंड अगर 50 से 60 या 65% या 70% तक जाता है, सो रेवेन्यू कैन बिकम 3200 CR. सो 2800 CR और 3200 CR तक का लगभग हमें ईयर एंडिंग पे देखने को मिल सकता है, अगर सारी चीज़ें अच्छे से चली, एग्जीक्यूशन अच्छे से हुआ. रिमेंबर, एग्जीक्यूशन रिस्क इज़ ऑलवेज देयर. भले अभी कंपनी कितना अच्छा करिए, कल करे नहीं करे, मतलब कल के दिन में कुछ भी दिक्कत होता है, एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं होता है, सो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स. सो लगभग इतना जो है हमें प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू जो है ईयर एंडिंग पे देखने को मिल सकता है. अगेन मेरी कैलकुलेशंस है, आप अपना कैलकुलेट ज़रूर करके बताना. सो अब हम सबसे लास्ट चीज़ पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज़ सेक्टर का जो डेटा है, जो एपरल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो डेटा है वो हमसे क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग कितना ग्रोथ जो है आ सकता है. सो स्टार्ट करने से पहले ही अभी जीएसटी का जो एक रिलीफ मिला है, सो उसकी वजह से एक डेटा अभी पब्लिश हुआ था, उसमें बताया गया है कि लगभग जो एपरल इंडस्ट्रीज़ है 20% तक का जो है ग्रोथ देखने को मिल सकता है. लाइक अराउंड 12 to 20% का जो एक बूस्ट है इन सेल्स ग्रोथ, वो हमें देखने को मिल सकता है, जो इनके प्रॉफिट्स को डेफिनेटली ड्राइव करेगा. सो इन और वैसे भी अभी फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं इन Q3, देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिव सीजन्स. Q2 अभी एंडिंग होते होते भी नवरात्रि वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे. सो इट इज़ लाइक कि काफ़ी अच्छा फेस्टिव सीजन भी है, जीएसटी का रिलीफ भी ग्रोथ देगा. एंड एपरल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ कि आज कहाँ है, आने वाले 5-10 सालों में कहाँ पहुँच जाएगा. सो द एपरल इंडस्ट्री है आज 2025 में इट इज़ 120 बिलियन USD, 120 बिलियन डॉलर्स. एंड आने वाले 10 सालों का अगर मैं कंपेयर करूँ 2035, सो इट विल बिकम 175 बिलियन डॉलर्स. अगर आपको डॉलर्स में नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको इंडियन नंबर्स में शेयर करूँगी, और मुझे भी थोड़ा सा इंडियन नंबर्स में ज़्यादा समझ में आता है. हमारी डेली लाइफ वही है ना, हम डॉलर्स में थोड़ी ना जीते हैं, हम तो रुपए में जीते हैं. सो रुपए में बता देती हूँ. सो आज की जो इंडस्ट्री है वो है 10.58 ट्रिलियन रुपीस की, एंड आने वाले 10 सालों में ये पहुंच जाएगी 15.43 ट्रिलियन रुपीस. सो 5 ट्रिलियन का जो है एक बूस्ट या फिर ग्रोथ कह लो, बूस्ट नहीं क्योंकि एकदम से नहीं जा रहा ना, ग्रोथ जो है आएगा आने वाले 10 सालों में. एंड इस इंडस्ट्री के जो, मैं अभी यहाँ पे कंपनी की बात नहीं बताऊंगी ना, मैं आपको पूरी इंडस्ट्री का बता रही हूँ कि इस इंडस्ट्री के जो की ग्रोथ ड्राइवर्स है वो क्या है. सो ये जो है मतलब फैशन, ये सबसे बड़ा है. मतलब इन्फ्लुएंसिंग, ऑलरेडी जो मैंने इस कंपनी के बारे में बताया था ना आपको V2 रिटेल में बिजनेस मॉडल वाले वीडियो में, वही सारे जो हैं इनको ड्राइव करेंगे. सो सबसे पहला इंक्रीज इन मिडिल क्लास पॉपुलेशन. अभी आप देखोगे मिडिल क्लास इज़ लाइक अ सैंडविच, मतलब आपका जो सैंडविच होता है दोनों साइड पे ब्रेड एंड यू हैव स्टफिंग इन द बिटवीन. सो अभी आपकी स्टफिंग बढ़ती जा रही है एंड मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है. एंड मिडिल क्लास का मतलब देखो, मैंने जो हमेशा मेरे घरों में सुना है वो ये कि मतलब ना गरीब मरता है, अगेन ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. सो ना गरीब मरता है ना अमीर मरता है, जो बीच में मरता है, जो पिसता है वो मिडिल क्लास होता है. सो इज़ लाइक मिडिल क्लास का ये जो थिंकिंग है ना कि हमें दिखाना है, लाइक शो ऑफ कह लो, मतलब शो ऑफ मैंने पहले भी बोला मेरे लिए नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट अगेन दे वांट टू बिल्ड देयर पोजीशन इन द सोसाइटी. उनको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, सोशल स्टैंडर्ड. सो इट इज़ लाइक दैट कि वो बहुत ज़्यादा परचेजिंग भी करते हैं. मतलब आप देख लो, आप देखना जितने भी हाई क्लास वाले लोग हैं वो एकदम बेसिक बहुत सिंपल क्लोथिंग करते हैं. सो मैं कोई कमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं बस एक साइकोलॉजी बता रही हूँ कि जो साइकोलॉजी है वो कैसी है. इवन इट अप्लाइज टू मी. अगर मैं कभी किसी के ऊपर कोई कपड़ा देख लूँगी, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे अंदर भी तो डिज़ायर आएगी कि हाँ मुझे यार ये ख़रीदना है. सो इट इज़ लाइक दैट. एंड मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में अच्छा खासा हमको एक लेवरेज देखने को मिल सकता है, एक बूस्ट कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं, ये देखने को मिलेगा.
एंड मतलब ये जो है इनको ग्रोथ का रीज़न है बेसिकली। एंड हाई डिस्पोजेबल इनकम विदाउट एनी डाउट, मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं दे बिलीव इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, बाइंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, शोइंग ऑफ अगेन, एंड इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो लाइक दैट। एंड शिफ्ट इन लाइफ स्टाइल, लोग अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं। एंड कहीं ना कहीं आजकल फोमो जो होता है, लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो चीज़ें भी है। लाइफस्टाइल को शिफ्ट करना, देखो लाइफस्टाइल को शिफ्ट करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको हमेशा अपग्रेड भी तो होना है। वो सिर्फ वो नहीं है कि हाँ दिमाग वाली चीज़ें आपके लाइफ आपके वर्क से तो है ही है, बट फैशन कपड़ा इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। सो आपको ना चेंज भी करते रहना चाहिए। यू शुड ट्राई एवरीथिंग। सो लाइफ स्टाइल में भी एक शिफ्ट आता है लोगों के। एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, सो ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि आप देखो पिछले 10 साल का आप उठा के देखना डेटा वगैरह, या फिर आप पोस्टर्स देखना, या फिर जो ब्रांड्स है जो 10 साल पहले से एग्जिस्ट करें उनके मार्केटिंग देखना। हाँ, वो थोड़ी सी सिंपल मार्केटिंग होती थी, मतलब इतना उसमें साइकोलॉजी वगैरह की यूज़ नहीं होता था, मतलब इतना वो लोग नहीं, हम कह सकते हैं कि लाइक मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है, बट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस मार्केटिंग जो है नहीं होती थी। अभी इज़ लाइक हर जगह पर आपको खींचा जा रहा है, यू नो लाइक हर कोई बहुत तगड़ी मार्केटिंग कर रहा है। आपको लगेगा अगर मैं नहीं खरीदूंगा ना, मैं कुछ बहुत बड़ा मिस कर दूंगा, ये सेल है वो सेल है, ये कलर्स वो। सो कलर से आपका दिमाग यू नो लाइक आपके दिमाग से खेला जाता है, आपकी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट किया जाता है। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ अगेन, बट इज़ लाइक कि मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है आजकल की। सो इज़ लाइक कि मार्केटिंग आपको खींचती है टू बाय इट। सो ये एक सबसे बड़ा रीज़न भी है। एंड फैशन कॉन्शियस, अगेन कल वाला एग्जाम्पल, फ़ोन कवर तक आप फैशनेबल चाहिए, कुछ भी एनी थिंग दे वॉन्ट इट टू बी फैशनेबल। इवन जो बालों में क्लिप लगा रहे हैं, यू कैन सी माइंड, मेरी तो बहुत सिंपल है, आई बिलीव इन थोड़ा सा सिंपल, बट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा फैशन, हर एक चीज़ में फैशन आ गया है। सो इज़ लाइक छोटी सी छोटी चीज़ फैशनेबल चाहिए है। एंड दैट इज़ वाई फैशन इंडस्ट्री ओवरऑल में, मतलब आपको एक ये जो चीज़ें हैं इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। सो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, मतलब सेक्टर का डेटा क्या कहता है, क्या क्या की ग्रोथ ड्राइवर्स है फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। कंपनी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, रिजल्ट समझ लिया है। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है V2 डिटेल के बारे में, सो प्लीज़ लेट मी नो। एंड सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कॉन कॉल का होगा। कॉन कॉल में क्या बातें हुई हैं, मैनेजमेंट ने क्या बोला, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, फ्यूचर के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको कॉन कॉल में बताऊँगी। एंड ऑल्सो प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ माइंड जिस तरह से मैं आपको कॉन कॉल बताती हूँ, मतलब एक क्वेश्चन देन उसका आंसर, देन क्वेश्चन देन उसका आंसर, देन मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है क्या, लाइक आपको क्लियर पिक्चर मिलता है क्या? देखो मेरा एंड ऑफ द डे यही है कि जो मैं बोल रही हूँ मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मैं सिंपल और क्लियर बोलूँ, बट कभी ना कभी होता है ना, मतलब शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इतना क्लियर नहीं हो पा रही हूँ, इतनी सिंपल तरीके से नहीं डिलीवर कर पा रही हूँ। सो तो कहीं भी आपको गैप दिखता है ना, मैं 100% ट्राई करती हूँ, एवरीथिंग शुड बी डिलीवर इन द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। सो आप बताओ अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ये चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई या आपके बोलने के तरीके में ये समझ नहीं आया, सो दैट आई कैन इम्प्रूव, है ना। अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, अभी मैंने कुछ लगभग 15 वीडियोज़ हुए हैं मेरे। सो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, राइट। एंड आई एम ओपन टू open for your feedbacks. So please provide me feedbacks. Any question, please leave in comments. I'll answer them. And for the next video, please be ready. And बाकी मैं आपको उस वीडियो में मिलूंगी. Till then, do your research. V2 retail specially बाकी stocks पे भी करना है and बाकी companies पे भी करना है. And I'll see you in the video. Thank you so much for watching.